शादी, दारू, मस्ती, दोस्त, यार, रिश्तेदार, खाना, कपड़े, यही सब आता है ना दिमाग में जब हम शादी का नाम सुनते हैं। बट शादी इससे कहीं ज़्यादा आगे की चीज़ है। तो अगर आप हिंदू हो, तो हिंदू लॉ के हिसाब से शादी क्या है? शादी एक सेक्रेड चीज़ है। सेक्रेड मतलब व्हिच इज़ समथिंग डिवाइनली कनेक्टेड टू द गॉड। शादी एक ऐसी चीज़ है जिसमें ब्राइड और ग्रूम मिलते हैं और वो अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटीज को निभाते हैं, अगर मैं हिंदू लॉ के हिसाब से बात करूं। एंड देन फॉर द मुस्लिम लॉ एज वेल, वहां पे एक्सेप्टेंस होता है, मेहर होती है एंड अदर, वो फिर मुस्लिम लॉ पे चला जाएगा वीडियो। बट कुल मिला के दोनों चीजें यही हैं और दोनों के कहने का मतलब यही है, ब्राइड और ग्रूम मिलेंगे और अपनी कॉन्जुगल ड्यूटीज निभाएंगे, उसी को मैरिज कहा जाएगा। एंड द मेन एस्पेक्ट इज द प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन जिससे ये हमारी सृष्टि पूरी आगे चल रही है, यानी पॉपुलेशन जिस चीज से बढ़ी है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन थी शादी की, कि शादी है क्या। बेसिकली एक एग्रीमेंट ही होता है, बट उस एग्रीमेंट को आजकल समाज में इतने तरीकों से सेलिब्रेट किया जाता है, तो उस पे थोड़ी सी मेरा मन था चर्चा करूं। और आगे वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, प्लीज बने रहना। Why age is considered as a taboo in India for marriage? भाई 22 में कर ली तो बड़ी जल्दी कर ली यार, भाई 35 में कर रहे हो तो बड़ा लेट हो गए हो यार। ये कंफ्यूजन समझ ही नहीं आता है कि साला एज और मेच्योरिटी का क्या लेना देना है। मैंने अपनी लाइफ में भाई 55 साल के तो बच्चे देखे हैं जिनके बाल सफेद हैं, दे आर स्टिल टॉकिंग लाइक किड्स। और मैंने 25 साल के, 26 साल के, इवन 22 ईयर ओल्ड भी बच्चे इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल देखे हैं कि वो उन 60 साल वालों से ज्यादा मेच्योरिटी रखते हैं। तो बेसिकली शादी होती है अंडरस्टैंडिंग और मेच्योरिटी। वो आप कब हिट करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइफ आपको कैसे सिनेरियोज दिखाती है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बेसिकली शादी में दो इंसान मिलके एक दूसरे के साथ निभाते हैं, एक दूसरे के साथ लाइफ स्टाइल्स को एडजस्ट करते हैं, एक दूसरे के परिवारों के अकॉर्डिंग एक दूसरे को ढालते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो एज नहीं है, दैट शुड बी द मेच्योरिटी। और अगर किसी को 21 में हिट कर जाती है तो भाई वो 21 में कर सकता है, किसी को 35 में हिट करती है तो वो 35 में कर सकता है। देयर इज नो एज बार। लाइफ सिचुएशंस की मैं बात कर रहा था, तो एग्जाम्पल है, दो लड़के हैं, एक का नाम मांगे राम है, दूसरे का नाम टोनी है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मांगे राम के घर में कोई भी फीमेल एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी मॉम गुजर चुकी हैं, उसकी सिस्टर है नहीं, उसके और उसके फादर रहते हैं। तो उसके लिए वो ही राइट एज होगी शादी करने के लिए, चाहे वो 21 का हो चाहे वो 25 का हो, क्योंकि उसके घर में कोई फीमेल नहीं है। और एक घर सिर्फ मकान हो जाता है जब उसमें फीमेल नहीं होती, ये बात सब जानते हैं। तो उसको आप ये वाला ज्ञान नहीं दे सकते हो कि भाई आप 35 में करो कि आप 28 में करो। बायोलॉजिकल क्लॉक वाली बेवकूफी की बातें उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करती हैं। उसकी परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि भाई उसको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे टोनी की। भाई टोनी सिटी में रहता है, मस्त अपनी जॉब करता है, अपने ड्रीम्स के लिए स्ट्रगल कर रहा है, अपनी लाइफ को बनाने के लिए मेहनत कर रहा है। तो आप उसको भी इन झंझट में नहीं इल्जा सकते, जल्दी की जल्दी कर लो तुम्हारा टाइम निकल जाएगा, क्योंकि वो लाइफ में और बड़ी चीजें चेज कर रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा कि शादी बहुत छोटी चीज होती है, बट हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स लेके आता है। तो आप जब किसी चीज में इंडल्ज होते हो, सपोज आप अपने ड्रीम में इंडल्ज हो, तो वो आपसे समय मांगता है। और अगर आप किसी से शादी करते हो तो वो शादी समय, टाइम, एफर्ट, पैसा सब कुछ मांगती है। तो जब आप उस पोजीशन में ही नहीं हो कि आप अपने ड्रीम को छोड़ के उस चीज को पैसा, टाइम, पावर सब कुछ दे पाओ, तो फिर वो चीज खराब हो जाएगी और वो उतनी एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगी। तो इसमें गलती शादी की नहीं है, इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रायोरिटी की है। इसमें एज का कोई लेना देना नहीं है। प्रायोरिटी आपका ड्रीम है तो फर्स्ट गो एंड अकम्प्लिश योर ड्रीम। और अगर नहीं है ड्रीम तो फिर आपके लिए ये चीज है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। एज हैज नथिंग टू डू विद दैट। लेकिन मैरिज कंसल्टेंट और मैरिज मार्केट में ये चीजें बहुत चलन में है। बायोलॉजिकल क्लॉक का झांसा दिया जाता है। लड़कियों की तो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है 28-30 के बाद, बच्चा प्लान करने में कितनी दिक्कत आएगी। आई डिकोड दिस शिट इन द नेक्स्ट पार्ट, सो स्टे ट्यून फॉर द बायोलॉजिकल क्लॉक कि क्या समाज में हमें बोला जाता है। बट
मेरे अकॉर्डिंग जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितने लोगों से मैंने बात करी इस वीडियो को बनाने से पहले, शादी इज़ इक्वल्स टू अंडरस्टैंडिंग दैट इज़ इवेंचुअली कनेक्टेड टू द मैच्योरिटी। सो इफ यू आर इनफ मैच्योर टू हैंडल द अदर पर्सन, यू शुड गो फॉर इट, नो मैटर एज क्या है भाई। सारी सोसाइटी आपको बोलेगी, सारा समाज आपको बोलेगा, भाई 30 के बाद कंसीव करने में बड़ी दिक्कत आ जाती है, स्पर्म क्वालिटी डाउन चली जाती है, योर बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकलिंग, जल्दी कर लो वरना आगे प्रोक्रिएट नहीं कर पाओगे, यू कैन नॉट क्रिएट अ फैमिली। ये बातें किन लोगों के लिए लागू होती हैं, ये भी एक्सेप्शन है। सपोज एक बंदा है, अगर वो 25-26 साल का है और वो बहुत अच्छे से अपनी डाइट को मेंटेन करके चलता है, पकड़ के चलता है, वर्कआउट करता है, एफिशिएंटली मूव करता है और अपने ड्रीम्स के लिए दिन-रात ग्राइंड कर रहा है, अपनी बॉडी को अच्छा कर रहा है, अपने माइंड को अच्छा कर रहा है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि तेरी बायोलॉजिकल क्लॉक टिकल कर रही है। भाई वो एज के साथ और बढ़िया होगा। वो 35 अपने लेट 30s में बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि वो अपने पिछले सालों में मेहनत कर रहा है, रादर देन वो मोमोज खा के पड़ा हुआ और 2-2 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। ये बात सिर्फ उनके लिए लागू होती है जिन्हें रेगुलर ड्रिंक करना है, जिन्हें पार्टीज एंजॉय करनी है, जिन्हें नाइट लाइफ देखनी है, जिन्हें मोमोज खाने हैं, जिन्हें वो सब तरह के कारनामे करने हैं जो उस एज के होते हैं। बट स्टिल 1% बच्चे ऐसे होते हैं जो उस एज में ग्राइंड कर रहे होते हैं। तो ये बात उन पे लागू नहीं होती कि तुम्हारे बायोलॉजिकल क्लॉक टिकर हो रही है भाई, तुम जल्दी कर लो। क्योंकि वो किसी बड़े ऑब्जेक्टिव पे है, उसको नहीं बोल सकते आप ये चीज़ें। सेम फॉर द फीमेल्स एज़ वेल। सारी फीमेल्स, सारी जितनी भी मेरी बहनें हैं भाई, सारी क्लब नहीं घूमती हैं, सारी मोमोज़ नहीं खाती हैं। देयर आर सम एक्सेप्शंस। भाई जो लड़कियां अपने प्राइम टाइम में अपने ऊपर मेहनत कर रही हैं, अपने करियर के ऊपर मेहनत कर रही हैं, भाई उनके लिए भी ये बायोलॉजिकल फैक्टर वाला जो ये क्लॉक होती है ना, ये आप नहीं बोल सकते, क्योंकि हर इंसान यहाँ पे अपने सपने लेके आता है और अपने सपने जीना बहुत जरूरी है, वरना लाइफ में आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हो किसी और के साथ, तो आप क्या फिर सेटिस्फाइड हो जाओगे। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक वाली बात उनके लिए बिल्कुल ठीक है भाई। आपको नॉर्मल दारू पार्टी करनी है, सिगरेटें पीनी है, शराब पीनी है, आपकी एज निकल रही है, तो भाई बिल्कुल सही है, आपकी स्पर्म क्वालिटी डाउन जाएगी ही जाएगी, आपको कंसीव करने में दिक्कत होगी ही होगी, क्योंकि आप वो लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हो जो जीना चाहिए। आपको मजे करने हैं, तो भाई आपके लिए तो फिर जल्दी ही है, वो सही सही बोल रहे हैं। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है कि भाई जो इंसान अपने ऊपर मेहनत कर रहा है, उसके लिए ये पॉइंट बिल्कुल भी लागू नहीं करता है, क्योंकि कुछ बनते-बनते, कुछ करते-करते एक सर्टेन एज हो जाती है और वो मैच्योरिटी हिट हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ लाइफ में 21 साल में समझ में नहीं आ जाती है, समय लगता है, एज हो जाती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके बाद समझ में आता है। तो समझदार वही है भाई जो दूसरों से सीख ले। तो यहाँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो अगर कोई उस फेज़ में होगा तो वो ज़रूर रिलेट कर पाएगा कि ये सबका कप ऑफ टी नहीं है, अगर आपको पता है कि आप कौन से वाले सेक्शन में रिलाई कर रहे हो। नेक्स्ट, द पंगा ऑफ द इंटरकास्ट मैरिज। पूरा इंडिया वेरियस नंबर ऑफ कास्ट्स में डिवाइडेड है, नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं। इंटरकास्ट मैरिज में पंगा क्या है, बेसिकली उसको लव मैरिज ही कहा जाता है। तो इंटरकास्ट मैरिज में पंगा ये है कि जो भी कास्ट है उनकी सबकी अपनी क्लैंस हैं। क्लैंस बोले तो ग्रुप, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल। सपोज एक पॉपुलेशन है एक्स, उसके 25,000 लोग हैं, तो अगर उनमें जो फीमेल्स हैं वो अदर पॉपुलेशन, अदर क्लैन वालों से शादी करेंगे तो उनका नंबर कम हो जाएगा, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, उनकी पावर कम हो जाएगी, वो लोग नंबर में कम हो जाएंगे। इसके पीछे की साइंस पहले के जमाने में ये थी कि अगर अपनी क्लैन को आपको मजबूत बनाना तो आपका नंबर ज्यादा होना चाहिए। तो ये इंटरकास्ट मैरिज का पंगा ऐसे होता है कि वो लोग अपने नंबर में कम हो जाएंगे। अब सिंपल सी बात है, ह्यूमन नेचर है, जो भी इंसान अपनी पावर लूज करेगा वो थोड़ा सा छटपटाएगा। तो वो क्लैन है, वो अपने को मजबूत रखना चाहते हैं, तो इसीलिए वो इंटरकास्ट मैरिजेस के ऊपर पंगा करते हैं। बट ये सोच बहुत ही डीमीनिंग है, और आने वाले 10 साल में, आने वाले इवन 5 साल में ये चीजें बिल्कुल एग्जिस्ट करनी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आज के मैरिज मार्केट में हम देख सकते हैं, it's very difficult to even have a simple marriage। लव और अरेंज को छोड़ दो, it will be a flex in the next 5 or 10 years।
भाई आजकल की लड़कियाँ यार शादी नहीं करना चाहती यार, वो घर का काम नहीं करना चाहती हैं यार, वो अपने ड्रीम्स और बस अपनी नौकरी यार, मैं कर तो रहा हूँ यार सब कुछ, आई एम सफिशिएंट, वो क्यों नहीं करना चाहती हैं शादियाँ? क्यों? क्योंकि भाई आप बहुत फ़ियर्ड हो एक इंडिपेंडेंट इंसान से, और जब कोई इंसान इंडिपेंडेंट होता है, वो अपना पैसा खुद कमाता है, वो अपनी चीज़ों को खुद मैनेज करता है, बेसिकली वो स्मार्ट हो जाता है, बेसिकली उसे इस सोसाइटी में रहना आ जाता है। तो इसीलिए इन लड़कों को बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि सामने कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है अदर जेंडर में। लड़कियाँ पढ़ रही हैं, लड़कियाँ जॉब कर रही हैं, जो भी फ़ील्ड आप इमेजिन कर सकते हो लड़कियाँ वहाँ पे हैं। वो स्पेस में जा रही हैं, वो प्लेन चला रही हैं, तो भाई आप कैसे उनको बाँध के रख सकते हो? ये प्रॉब्लम आपकी सोच में है। आपको इंडिपेंडेंट वुमेन से डरना बंद करना पड़ेगा। आई नो दे आर फियर्स, they are, they have so much capability, intellect, but स्टिल दे नीड दैट द मैस्कुलिन वार्मथ, और उसमें गलत बात नहीं है। इफ यू आर इनफ मैस्कुलिन टू हैंडल द ट्रू फेमिनिनिटी, आपको दिक्कत नहीं आएगी बॉस, क्योंकि आप खुद भी लाइफ में अपलिफ्ट कर रहे हो अपने को, और सामने वाले को भी करोगे, तो वो इन चीजों में आप नहीं पड़ने वाले हो कि मेरा खाना कौन बनाएगा, मेरे कपड़े कोई धोएगा। ये बहुत छोटे इंटेलेक्ट की बातें, बहुत छोटे लेवल की बातें हैं। इन चीज़ों के लिए एक फुल टाइम मेड, एक फुल टाइम सर्वेंट रखा जा सकता है, अगर आप लाइफ में किसी अच्छी पोज़ीशन में पहुँच जाते हो तो। वरना रेस्ट, तो अगर आप कहीं पहुँचे नहीं हो, तो आप इन छोटी बातों पे ही लड़ोगे, और इंडिफरेंसेस हमेशा रहने वाले हैं, ये कभी नहीं खत्म होंगे बॉस। तो एक ही वे आउट है, is to uplift yourself financially, is to uplift yourself mentally, और दोनों पार्टनर्स को कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा, नहीं तो ये जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, ये कोलैप्स होने वाला है। ऑलमोस्ट हो ही चुका है, हम एविडेंट हैं आज के समय में। The moral of the video, or the message of the video, is that you have to liberate yourself, और अपने साथ वालों को भी करो। खुद नहीं पढ़ सकते हो किताबें, यूट्यूब खोलो, बहुत से एजुकेटर्स बैठे हैं, बहुत सा ज्ञान है, आप कहीं से भी ले सकते हो। बट स्टॉप, जस्ट स्टॉप कंसल्टिंग टू द मैरिज कंसल्टेंट्स। ये पूरा एक नया बिज़नेस इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। 25-25 हज़ार कंसल्टेशन के लिए जाते हैं, सिर्फ़ किस लिए? क्योंकि आप थोड़ा-सा कम लिबरेट हो, और वो लोग आपको लिबरेट करने का पैसा लेते हैं, और उसमें लिबरेशन भी कुछ नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। आप ही के घर में जो आपके दूर के चाचा होंगे ना, उनको बहुत ज्ञान होगा, लेकिन आप उनकी सुनोगे नहीं, क्योंकि उनके पास फॉलोवर्स नहीं है, उनके पास वो चमक-धमक नहीं है, उनके पास वो बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं है, उनकी बात नहीं। हमारे आजकल के समय में एक क्रिएटर अगर बकवास कर दे 5 मिलियन वाले चैनल के साथ, तो उसको बहुत समर्थन मिलेगा। लेकिन अगर कोई छोटा क्रिएटर है, जिसका छोटा चैनल है, अगर वो सही बात भी कर रहा होगा, तो उसकी बात में वो वज़न दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यार वो तो छोटा क्रिएटर है, उसके फॉलोअर्स कम है। तो आज के समय में इंटेलेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, आज के समय में सिर्फ़ शोशाबाजी की वैल्यू है, कि तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं, तुम्हारा कैसा अटायर है, और ये सब चीज़ें बड़ी मैटर करती है। बट कभी-कभी ऐसा होता है कि झोपड़ी में भी बड़ा रईस आदमी मिल जाता है, और महल के अंदर भी बहुत बड़ा भिखमंगा होता है। ये बहुत डीप बात है, सोचना बैठ कर के इसको कि मैंने क्या बोला है। तो स्टॉप, यू नो किसी को अपनी इनसिक्योरिटी का फ़ायदा उठाने मत दो, अपने आप को लिबरेट करो, अपने पार्टनर को लिबरेट करो, और लाइफ़ में ग्रो करो।